बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक है कैश बजट। इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो पहले बनाई जा चुकी है। आज हम बेसिकली एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। बेसिकली कैश बजट जो है, इसका मकसद क्या है? ये कैश नीड्स को जो है वो डिफ़ाइन करता है कि मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स के अंदर हमें कितना कितना कैश चाहिए होगा। तो बेसिकली ये एक प्लानिंग है, ये एक मैनेजमेंट का टूल है ताकि कैश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। देखें, इसको बेसिकली इट एडवाइजेस टू होल्ड एडिक्वेट कैश बैलेंस। बेसिकली इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किसी भी टाइम पीरियड के अंदर कितना कैश चाहिए। तो जितना आप करीब या एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं कर लें। और बेसिकली मकसद क्या है? जैसे सेकंड पॉइंट है, टू अवॉइड द एक्सेस बैलेंस। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास कभी फालतू कैश पड़ा रहे और ये भी नहीं चाहते कि कभी हम कैश शॉर्ट हो जाएं। तो यकीनन सी बात है कि हमेशा जो है ना वो उस बैलेंस को देखा जाता है कि हमें एग्जैक्टली जो है हम उतनी ही कैश अपने पास रखें जो कि हमारी ज़रूरत है। सेकंड थर्ड पॉइंट इसका देखें कि कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग ऑफ द कैश नीड्स। अब देखें, बेसिकली बिजनेस जो होता है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है। बाज़ सीजनल बिजनेसेस होते हैं। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि बाज़ मंथ्स के अंदर तो कैश अच्छी आ रही है और बाज़ मंथ्स के अंदर कैश की नीड जो है वो कम हो सकती है, बाज़ में कैश की नीड ज़्यादा हो सकती है। तो जब हम कैश बजट अपना प्रिपेयर करते हैं तो पूरे साल से रिलेटेड जब हम इन चीज़ों को, मैटर्स को, कैश को देख रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि हमारे कैश के अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब के, बिजनेस की एक्टिविटीज़ के हिसाब से किस टाइम पीरियड, किन महीनों में, किन क्वार्टर्स के अंदर कैश एक्सेस होगा और किन क्वार्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास कैश जो होगा वो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हम उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करते हैं। अगर कैश हमारे पास अभी कभी लेस होती है तो हम उसके हिसाब से जो है वो ऑलरेडी उसको प्लान कर चुके होते हैं, और अगर कभी हमारे पास एक्सेसिव कैश होती है तो हम उसका यूज़ भी डिफ़ाइन कर चुके होते हैं। तो हमें इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो एक स्मूथ रहती है। आइडेंटिफाइज द पीरियड विद शॉर्ट और द एक्सेस ऑफ द कैश। वही बात जो हमने पहले कर दी कि ये बेसिकली मुख्तलिफ पीरियड्स को, टाइम को आइडेंटिफाई कर देता है। देन हेल्प्स इन प्लानिंग द कैपिटल एक्सपेंशन एंड डिविडेंड पॉलिसीज़। सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एक्सेस कैश है, आज मौजूद है, तो वो बहुत सारे काम जो हमारे पेंडिंग है हम उनके बारे में कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि जी आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सपेंड करना है तो आप वो कर लें। सपोज़ आपने कोई एसेट्स परचेज़ करने हैं तो आप एसेट्स परचेज़ कर दें। डिविडेंड पे करना है तो डिविडेंड टाइम पीरियड आपके पास कैश अवेलेबल तो आप उसको पे करें। तो जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं बिज़नेस के पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी से रिलेटेड, वो हम बेसिकली इसी के ऊपर ही फैसले इनके कर रहे होते हैं कि जब कैश अवेलेबल होगा तो ये काम कर लेंगे, जब नहीं होगा तो फिर हम इसको कहाँ से अरेंज कर लें। देन स्मूथ आउट्स द सीजनल फ्लक्चुएशंस। वही बात हमने पहले भी की कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड में कैश की मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। कभी तो किसी टाइम पीरियड में, कुछ महीनों में कैश बहुत एम्पल हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो कैश हमारे पास शॉर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब हमें इस चीज़ का इल्म होता है, हमने पहले बजट प्रिपेयर किया हुआ होता है, पूरे साल की हमने वर्किंग कैलकुलेट की हुई होती है, तो हमें ये बड़ा क्लियर कट ये पता चल जाता है कि किन मंथ्स के अंदर हमारे पास कैश आएगा और किन मंथ्स में हमारे पास एक्सेस होगा, किन में शॉर्ट होगा। फिर उसके हिसाब से जिन महीनों में शॉर्ट होगा उसको हम देख लेते हैं कि उस वक्त हमने अरेंजमेंट्स क्या करनी होगी। हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं और जब एक्सेस होता है तो फिर भी हम प्रिपेयर्ड होते हैं। हम देख लेते हैं कि हम इन महीनों के अंदर क्या क्या काम करेंगे। यही है कि ये जितनी हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी होती है, जो हमारा प्रोडक्शन का शेड्यूल होता है, ये बेसिकली उसको स्मूदन करता है, उसको यूनिफाई करता है। ठीक हो गया जी। तो कैश बजट बेसिकली तमाम बजट्स की तरह, जनरली अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे आपको थोड़ा इससे आइडिया हो जाएगा। तो बजटिंग बेसिकली जो होता है ये एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, ये प्लान फिगर्स होते हैं जो फ्यूचर के बारे में हमने प्लानिंग की होती है। जितने भी बजट्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं आंसर्स देते, लेकिन ये है कि टू सम एक्सटेंट ये जो है हमें एक कम अज़ कम पिक्चर जो है दे देते हैं कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो किस तरह हमारा कैश या मुख्तलिफ चीज़ें बिहेव करेंगी। ठीक हो गया। तो कैश बजट बेसिकली
क्योंकि कैश एक सबसे सेंसिटिव इशू है और इसके बिना तो आप एक पल भी नहीं चल सकते। आपको सुबह शाम कुछ पेमेंट्स करनी है, आपने करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, आपने अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट जो पेमेंट्स करनी होती है, तो आपने मार्केट के अंदर रहते हुए कैश की अवेलेबिलिटी जो है वो एक ज़रूरी एलिमेंट है आपके पास। तो अब कैश किस वक्त हमारे पास कितना होना चाहिए, कब हमारी इसकी ज़रूरत है, कब हमें एक्सेस चाहिए, कब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम जो एडवांस प्लानिंग करते हैं दैट इज़ नोन एज कैश बजट। इसको फुल फ्लैश देखने के लिए आप काइंडली से मेरी दूसरी वीडियो आपको देखेंगे जिसमें मैं इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं प्रैक्टिकली आज सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ओके जी, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ये बुक है, ये है खान एंड जैन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है खान एंड जैन। तो खान एंड जैन से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए ये एक्सरसाइज है इसकी 18.5, प्रॉब्लम 18.5 है ये। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय XYZ लिमिटेड बाय द क्वार्टर्स नेक्स्ट ईयर एंड थाउजेंड्स ऑफ द रुपीज। ये देखें जी, ये इसमें ये बोल रहा है जी कि हमारे पास ये डाटा है, और ये सारा जो है क्वार्टर्स के अंदर डाटा है, क्वार्टर्स के अंदर हमारा डेटर्स है, और जितना फिगर है ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के अंदर है। इसमें हमारे पास क्वार्टर्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए जी, सेल्स हैं 7500 फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, देन 10,500 की सेकंड की, 18,000 की थर्ड की हैं, और 10,500 फोर्थ क्वार्टर की सेल्स हैं। ठीक है, देन कैश पेमेंट्स में कह रहा है जी प्रोडक्शन कास्ट है 7,000, 1,000, 8,000, 8,500, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस 1,000, 2,000, 2,900, 1,600, एंड देन परचेज ऑफ प्लांट एंड अदर एसेट्स 100, 1,100, 2,100, 2,100। ठीक हो गई, ये हमारी चीज़ें आ गई। ओके, अब देखिए आगे इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें वो क्या बता रहा है। डेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर आर 1/3 ऑफ द सेल्स फॉर द क्वार्टर। देखिए टेक्निकल टर्म है, इसको समझने की कोशिश करें। बात सिंपल सी इसने की है। द डेटर्स का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड, और अकाउंट रिसीवेबल किससे अगेंस्ट सेल्स, मतलब जब सेल्स का वो, जब हम क्रेडिट के ऊपर सेल्स करते हैं जो अमाउंट रिसीवेबल होती है, तो उससे रिलेटेड ये बता रहा है कि जो सेल्स हैं वो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो सेल्स हमारी होती हैं वो होती हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, हमारी सेल्स होती है 1/4 और 1/3 ऑफ द सेल्स फॉर द क्वार्टर। मतलब जो क्वार्टर की सेल्स का 1/3 है वो हमारे डेटर्स होते हैं। कहने का बड़ी सिंपल सी बात, कहने का ये मतलब है कि जिस मंथ में हम सेल करते हैं 2/3 हम उसी मंथ में रिसीव कर लेते हैं अपने कस्टमर से, और 1/3 हम अगले क्वार्टर में रिसीव कर लेते हैं। ठीक हो गया, दोबारा इसको देखिए। द डेटर्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आर 1/3 ऑफ द सेल्स। क्वार्टर के एंड के ऊपर जो हमारा रिसीवेबल होता है 1/3 होता है। इसका मतलब है कि अगर 1/3 रिसीवेबल एंड के ऊपर है तो वो फिर अगले महीने में, अगले क्वार्टर में चला जाएगा। तो इट मीन्स कि जो इस कहना ये चाह रहा है कि जो जितनी भी हमारी सेल्स होंगी इसका 2/3 जो होगा वो इसी क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा, और 1/3 जो होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में रिसीव होगा। तो ये सेल्स का डिसिप्लिन है। अब जब भी कुछ सेल्स होती हैं, जिस भी महीने में सेल्स होंगी, जिस भी क्वार्टर में सेल्स होंगी, उसका 2/3 इसी क्वार्टर में रिसीव होगा, और 1/3 जो है वो अगले क्वार्टर में चला जाएगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर, द ओपनिंग बैलेंस इज 30,000, इज 30 लाख। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 30 लाख। अब देखें ओपनिंग बैलेंस, अब ये साल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछले साल से रिलेटेड जो बैलेंस रिसीवेबल था वो कह रहा है जो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है वो है 30 लाख। कैश ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ₹6,50,000। कैश जो है बिगिनिंग ऑफ द साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश 6,50,000 है, एंड द डिजायर्ड मिनिमम बैलेंस इज 5 लाख। और ये मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी ये पॉलिसी है कि कैश का हर वक्त हम जो कम से कम बैलेंस अपने पास रखते हैं वो 5 लाख कैश हमने अपने पास बैलेंस रखनी ही रखनी है। बोरिंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विच दे नीड एंड विल अकर इन मल्टीपल 10,000।
एंड रीपेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। असल में ये इसी बैलेंस से रिलेटेड इसकी एक वो बात बता रहा है कि चूंकि बिजनेस एक्टिविटी है तो कभी कैश एक्सेस हो जाती है, कभी कैश हमारे पास शॉर्ट हो जाता है। तो नो ही सेज के जी हमें जो कम से कम कैश रखना है अपने पास, दैट इज़ 5 लाख। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास कैश कम हो जाए तो हम उसके लिए फिर बोरिंग्स करेंगे। ठीक हो गया। और जब बोरिंग्स भी करेंगे तो बोरिंग्स का डिसिप्लिन क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 10,000 में बोरिंग्स होंगी, कम से कम 10,000 की ज़ुबान में बोरिंग्स होंगी। मतलब 5,000 की ज़ुबान में हम बोरिंग्स नहीं ले सकते कि हम 8,000 कर्जा ले लें, 9,000 ले लें या कम ले लें। कम से कम जो हमें लोन लेना पड़ेगा वो 10,000 मल्टीपल्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। एंड आर रीपेड। अच्छा, फिर बोरिंग 7 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। और अगर हमारे पास कैश हो जाएगा, जब कभी भी कैश अवेलेबल हो जाएगा, तो हम ये जो लोन, अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो हम उसको पहले रीपे करेंगे। और डिसिप्लिन क्या होगा कि उसको एंड ऑफ द क्वार्टर जो है वापस किया जाएगा। तो आप देखिए बोरिंग्स के लिए उससे दो बातें बताई कि जब कभी भी कर्जा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो क्वार्टर के शुरू में लेंगे, और जब कभी हमने इसको रीपे करना होगा तो क्वार्टर के एंड में हम इसको रीपे करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेस में भी इग्नोर्ड। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं जी इंटरेस्ट चार्ज को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, द कैश बजट बाय द क्वार्टर्स फॉर द ईयर। हमने इसका कैश बजट बनाना है, सिंपल सा। एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एट द एंड ऑफ द पीरियड। और ये बताएं जी कि साल के एंड में हमारा लोन जो है वो कितना है। ठीक हो गया जी। ओके, देखिए जी इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन इसका सॉल्व किया हुआ है। अब सिंपल मैं आप इसको आपको बता दूंगा यहाँ पे। ओके, देखिए जी हमारे पास क्या है जी, कैश बजट है, और हम इसको बनाएंगे क्वार्टर वाइज। और जितना डाटा है ये हमारा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में। देखिए फिगर्स बड़े ही चूँकि थाउजेंड्स के अंदर है, लैक्स के अंदर है, तो इनको जो है मैंने शॉर्ट कर दिया है। हमने इनके 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो हमने स्किप कर दी हैं। हर फिगर का 3 ज़ीरोज़ जो है वो स्किप हो गए। ठीक है जी। तो हमारे पास ये करंट ईयर है, हर साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये जो हमारा साल है 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, और देन इसका हो जाएगा टोटल। ठीक, ओके। अब देखिए जी बेसिकली जब कैश की बात है तो कैश वेरी सिंपल सी बात है। कैश हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें दो ही कंसेप्ट होते हैं, या कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, और फिर हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे कैश को कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है। तो पहले हम देखते हैं इनफ्लोज के कहाँ से आ रहा है। तो कैश के आने की जो सबसे बड़ी मेन सोर्स होती है वो सेल्स होती है। तो अगर हमने कैश सेल की है तो कैश पे जो हमें कैश मिल रहा है, और अगर हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं, क्रेडिट पे बेची है, तो जो हम डेटर से कलेक्शंस कर रहे हैं वो हमारी डेटर से कलेक्शंस है। ओके, ठीक है जी। फर्स्ट देखिए जी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब हमारा ये क्वेश्चन था, चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो जनरल सी चीज़ें हमने डेटर से कैसे कैसे कलेक्ट किया। तो हमारे पास फर्स्ट जो इनफ्लोज होंगी वो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, फर्स्ट है जी, देखिए मैंने इसके लिए दो हेड बनाए, ये बनाना ज़रूरी है। फर्स्ट है फ्रॉम करंट क्वार्टर और फ्रॉम प्रायर क्वार्टर। देखिए हमने अभी बात की थी, जब सवाल पढ़ा था, अभी मैं इसकी बात आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो सेल होती है हर क्वार्टर की, अभी हमने इसकी डिटेल पढ़ी, उसमें ये बता रहा था कि हमेशा 2/3 जितनी भी सेल्स होंगी, इसका 2/3 तो इसी क्वार्टर में रिसीव हो जाएगा, और 1/3 जो है वो अगले क्वार्टर में चला जाएगा। ये चीज़ हमने इसकी यहाँ पे पढ़ी थी क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं कि 2/3 जो है, हर सेल का 2/3 यहाँ का रिसीव होगा, और 1/3 जो होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर चला जाएगा। ओके, ज़रा देखिए हमारे पास सेल्स कितनी है। ये देखिए सेल्स फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्वार्टर की 7500, सेकंड क्वार्टर की है 10,500, थर्ड क्वार्टर की 18,000, और फोर्थ क्वार्टर की है 10,500। अब इसका मतलब है ये जो सेल्स हैं इसका अगर सपोज 7500 है फर्स्ट क्वार्टर की, इसका 2/3 तो क्वार्टर इसी में रिसीव कर लेंगे, और 1/3 अगले क्वार्टर में। अब इसका 2/3 इसी में रिसीव करेंगे, 1/3 अगले में। इसका 2/3 इसी में रिसीव करेंगे, 1/3 अगले में, और लाइकवाइज इसका भी इसी तरह हो जाएगा। देखिए ज़रा इसकी मैंने कैलकुलेशन की है। अब हमारे पास 7500 था, फर्स्ट सेल थी, तो 7500 का 2/3, ये इसका मैंने 2/3 दिया था, ये 5000 यहाँ पे आ गया, और इसका 1/3 जो नेक्स्ट क्वार्टर में चला गया। इसी तरह हमारे पास 10,500 था, 10,500 सेल्स थी सेकंड क्वार्टर की, इसका 2/3 7,000 यहाँ आ गया,
और 1/3 यहाँ ये 3500 आ गया। इसी तरह थर्ड क्वार्टर की सेल्स 18,000 थी, 18,000 का 2/3 तो यहाँ 12,000 यहाँ आ गया, और 1/3 6,000 जो इसका बन गया वो नेक्स्ट क्वार्टर में आ गया। ठीक है, इसी तरह लास्ट क्वार्टर का देखें कि ये हमारे पास 10,500 की सेल्स थी, इसका 2/3 10,500 का 2/3 लिया, 7,000 इसमें आ गया, और 1/3 नेक्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा। अब 1/3 हमने यहाँ पे शो नहीं किया, क्यों नहीं शो किया कि हमारा जो साल है, हम इस साल का बजट बना रहे हैं, तो हमारे पास 4 महीनों का डाटा, 4 क्वार्टर्स का डाटा आ रहा है। अब उसको हम टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगला साल है तो बस ठीक है, उसको अगले साल में जाने दें, हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक डिस्प्ले नज़र आएगा, ये बात कंसेप्ट समझने वाली है। देखें, इसको दोबारा समझिए कि ये जो आखिरी क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर की जो सेल्स थी वो थी 10,500। 10,500 का 2/3 जो था वो तो हमने रिसीव कर लिया इस महीने में, इस क्वार्टर में, और 1/3 अगले साल के क्वार्टर में चला जाएगा। ठीक, अच्छा, यही बात समझने। अब ये जो काम हुआ है ये पिछले साल से रिलेटेड भी हुआ है, ये तो हमारा करंट ईयर है, तो इसका जो बैक ईयर गुजरा है, इसी तरह उसकी भी जो आखिरी क्वार्टर की सेल्स थी वो तो उसने रिसीव कर ली थी, और 1/3 जो था इसने इस क्वार्टर में रिसीव करना था इस साल में। तो ये जो अमाउंट शो हो रही है ये वो बेसिकली बता रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द प्रायर क्वार्टर 1/3। अब ये देखिए क्वेश्चन के अंदर इसने ये शो किया हुआ था, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो करूँ, ये देखिए, द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर्स इज ₹30 लाख, मतलब 3000 कर दें, 1000 जीरोस को आप स्केप करें, तो अब बेसिकली कह रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर रिसीवेबल, साल के शुरू में कौन सा डेटर रिसीवेबल है, वो अमाउंट रिसीवेबल है जो पिछले साल हमें रिसीव नहीं हुई थी। और डिसिप्लिन क्या चलता जा रहा है कि जब भी हम सेल्स करते हैं एक क्वार्टर में, तो उसका 2/3 तो उसी क्वार्टर में रिसीव हो जाता है, तो 1/3 जो होता है वो अगले क्वार्टर में चला जाता है। तो अब इस साल में जो पिछले साल का क्लोजिंग आ रहा है, बेसिकली ये कौन सा आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, तो ये अमाउंट है ही 1/3, मतलब 30 लाख का मतलब है ये उसकी सेल का 1/3 था, 3000। तो ये 3000 जो है इस साल के पहले क्वार्टर में जो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये फ्रॉम द प्रायर क्वार्टर 3000, बाकी सारे ये फिगर तो सेल्स 2/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ, 2/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ, 2/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ, 2/3 यहाँ आ गया, और 1/3 अगले साल चला जाएगा। अगर हम अगले साल का बजट बनाएंगे तो वहाँ बनाएंगे। इसी तरह पिछले साल का जो 2/3 था आखिरी क्वार्टर का, वो तो उस साल में चला गया, उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका 1/3 यहाँ पे आ गया ये, और ये इसने हमें क्वेश्चन के अंदर जो है सेपरेटली बता दिया। ठीक हो गई, तो ये हमारी आ गई सेल्स। तो सेल्स से रिलेटेड सारी कैश जो हमने मुख्तलिफ रिसीव की क्वार्टर्स में हमें पता चल गई। अब आप इनका टोटल कर दें, तो इस क्वार्टर में हमें 8,000 कैश रिसीव हुई, इसमें हमें 9,500 रिसीव हुई, इसमें हमें 15,500 रिसीव हुई, इसमें हमें 13,000। अगर आप इस तरह भी टोटल करें तो साल में 31,000 रिसीव हुआ, ये 1500, और टोटल देखें तो ये बना 46,000। हम दोनों एंगल से चलें, यहाँ भी टोटलिंग चलती जा रही है, यहाँ भी टोटलिंग चलती चली जा रही है। तो हमारे जो टोटल इनफ्लोज फॉर द क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर का जो हमारा इनफ्लो है वो ये है 8,000, 9,500, 15,500, 30, मतलब इतना इतना कैश हमें रिसीव हुआ है हर क्वार्टर के अंदर। तो ये हमारी आगे की इनफ्लोज की जो हमें रिसीट्स हो रहे थे सेल्स से रिलेटेड। अब सेकंड है हमारा कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज हमारी। ठीक है जी, कैश आउटफ्लोज देखते हैं हमने कहाँ कहाँ पेमेंट्स की हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन को दोबारा एक बार ज़रा रिव्यू कर ले। ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ गिवन है। कैश पेमेंट्स यहाँ इससे बताइए, प्रोडक्शन कास्ट 7,000, 10,000, 8,000, 8,500, सैलरीज 1,000, 2,000, 2,900 एंड लाइकवाइज। परचेज ऑफ प्लांट एंड अदर फिक्स एसेट्स कुछ इसने परचेजेस किए हैं 100, 1100, 21, 21। ठीक हो गया जी, तो दीज आर द पेमेंट्स। अच्छा, अब इसके बारे में कोई ऐसा शेड्यूल हमारे पास नहीं है कि क्या ये पेमेंट्स भी हम कोई डिले करते हैं या नहीं, तो सिंपल हम ये कहेंगे बस ठीक है, ये पेमेंट्स इसी हर क्वार्टर से रिलेटेड है और इसी तरह ये पेमेंट्स हुई हैं, इन पेमेंट्स को हम इसी तरह डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्शन कास्ट जिस उसने बताइए 7,000, फर्स्ट क्वार्टर 10,000, 8,000, 8,500, देन इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट 1,000, 2,000, 2,900, 1,600 एज इट इज़, परचेज ऑफ प्लांट 100, 1100, 2100, 2100। तो ये पेमेंट्स हमें इसने बता दी हैं। तो ये हर क्वार्टर से रिलेटेड हमारी पेमेंट्स या आउटफ्लोज हैं। तो अब इनका भी प्लस कर लें, ये हमारी इनफ्लोज थी, हमने इनको प्लस किया था, अब आउटफ्लोज को प्लस कर लें।
7, 8 और 80 100, इन तीनों का प्लस करें 13,100, 13,000 और इनको प्लस करें तो ये आ गया 12,200 एंड और इसी तरह इस तरह टोटल्स हो जाएंगे और इस तरह टोटल्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास इनफ्लोज भी आ गई, ये हमने इनफ्लोज ले ली। इसी तरह जो पेमेंट्स की थी हमने आउटफ्लोज ले लिए, सारे आउटफ्लोज हमने ले ली। अब हम इनमें से निकालेंगे डेफिशिएंसी और सरप्लस, मतलब बैलेंस। इन द सेंस किस तरह बैलेंस निकालेंगे कि हम देखेंगे इतनी कैश रिसीव हुई थी, इतनी कैश पेमेंट हुई है, इतनी कैश रिसीव हुई थी, इतनी कैश पेमेंट हुई है। तो इससे हम देख लेंगे कि नेट कैश रिसीव हुआ या नेट हमारा इनफ्लो है या नेट हमारा आउटफ्लो है। तो इसको इनफ्लो को कहते हैं सरप्लस, आउटफ्लो को आप कह लेंगे डेफिशिएंसी। तो अब आप देख लें यहाँ पे जैसा ये शो हो रहा है कि हमें पहले क्वार्टर में 8,000 रिसीव हुआ था, 8100 हमारी पेमेंट होगी। तो बेसिकली हमारा जो आउटफ्लो है वो 100 एक्सेसिव है इस महीनों से रिलेटेड, मतलब 100 नेगेटिव आंसर आ रहे हैं, हमारा डेफिशिएंसी आ रही है। इसी तरह अगले महीने का 9500 हमने रिसीव किया था, 13,500 हमने पेमेंट कर दी, तो 3600 रुपया डेफिशिएंसी हमारी, मतलब हमारा आउटफ्लो इस क्वार्टर में ज़्यादा है। इसी तरह 15,500 हमारा इनफ्लो था, 13,000 हमारा आउटफ्लो है, तो इसमें हमारा सरप्लस है, इसमें हमें कैश फालतू आ गया, 2500 रुपये हमारा सेव हो गया। इसी तरह लास्ट क्वार्टर में 13,000 हमारा इनफ्लो था और 12,200 हमारा आउटफ्लो था, तो ये हमारा बन गया 800 हमारा इनफ्लो आ गया। तो ये हमने नेट बैलेंसेस हमने हर क्वार्टर से रिलेटेड डेफिशिएंसी या वो निकाली। ओके, अब हम इनको देखते हैं, इनको अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम कैश का हिसाब करें, एग्जैक्ट कैश नेट निकालने की कोशिश करें तो फिर क्या पता चलेगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस था 6500, जो इसने हमें क्वेश्चन में बताया था। ज़रा इसको दोबारा देखिए, ये देखिए, ये द कैश ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 6500। साल के शुरू में हमारे पास जो कैश है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर जो हमारे पास कैश है वो 6,50,000 है, या आप कह लें 650, क्योंकि अगर 3 जीरोस को हम स्किप करते हैं तो 650 हमारे पास कैश आ जाती है। ठीक हो गई, ये ओपनिंग बैलेंस है। आप इसकी मदद से हम सारे क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वो बात भी आपके पास जहन में रहे, जो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, मैं पहले इससे पहले हाईलाइट कर दूँ वो भी क्वेश्चन के अंदर, फिर हम इसको एक ही बार क्वेश्चन को लेके चलते हैं। उन्होंने कहा था जी कि जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो 650 है, और जो हमारी डिज़ायर्ड मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख है। मिनिमम बैलेंस जो होगा हमारा वो 5 लाख है। हमने कैश का बैलेंस 5 लाख रुपया हर वक्त रखना ही रखना है अपने पास, इससे कम नहीं होने देना। फिर उसने कहा, इसके अंदर उससे बात की कि बोरिंग्स, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कर्जा लेंगे, और लेंगे किस तरह, 10,000 के मल्टीपल्स में लेंगे। और देन उसने बात की रीपेमेंट, अगर कैश कभी एक्सेस हो जाएगी तो हम कैश की रीपेमेंट कर देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लेके साथ चलेंगे। ओके, अब देखिए वेरी सिंपल, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसने कहा जी कि ये हमारे पास आके थी डेफिशिएंसी और सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए, हम यहाँ पे क्वार्टर का स्टार्ट है, साल का शुरू है। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इसने बताया था 6,50,000, 3 जीरो काट के 650 आ गया। ओके, हमारे पास अगर ओपनिंग बैलेंस इस क्वार्टर के शुरू में 650 था और 100 कैश जो हमारी डेफिशिएंसी भी होगी, मतलब हमारा आउटफ्लो फालतू हो गया, तो हमारे पास फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 5,550, 550 हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में हमारे पास 650 था, इसमें से 100 हमारा एक्सेस आउटफ्लो आ गया, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो 550 बचा। ओके, अब देखिए, जो एक साल का क्लोजिंग होता है वो हमेशा अगले साल का ओपनिंग होता है। तो अब ये पहला क्वार्टर है, ये पहले क्वार्टर का जो क्लोजिंग है ये अगले साल का ओपनिंग में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, देन ओपनिंग बैलेंसेस मैंने सारे लिखे हुए यहाँ पे। तो ये ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये इसका क्लोजिंग था तो इसका ओपनिंग बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या बैलेंस निकल रहा है इसका। क्लोजिंग हमारे पास 550 ओपनिंग बैलेंस था और 3600 डेफिशिएंसी थी, तो इसका मतलब है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, 3050 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। ओके, अब देखिए 3050 आ गया। अब ये बात ज़रा सोचिए, उसने हमें ये कहा था कि हमारी जो मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट वो तो 500 बैलेंस, 500 तो हमारे पास हर वक्त में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 3000 नेगेटिव चला गया। 500 होना तो दूर की बात है, मतलब 3000 नेगेटिव चला गया। तो उसने यही हमें सजेस्ट किया था
कि अगर कभी आपके पास पैसों की, आपको लोन की ज़रूरत पड़े, कैश आपके पास कम हो, तो आप लोन लेने की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो हमें फिर यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना 500 कैश हर वक्त रखना ही रखना है, क्योंकि हमारी ये इमीडिएट ज़रूरत है। कैश तो चीज़ ही ऐसी है, ज़रा आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ कैश हो जाएं और अपना बिजनेस चला रहे हो, तो डेली बेसिस पे पैसे चाहिए, तो आप फ़ौरन से जो है वो से कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर लेंगे, कर्जा ले लेंगे बैंक से। अच्छा, कर्जा कितना लेना है ये बात सोचें। देखें, वेरी सिंपल। अब हमारे पास डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3050 रुपये हमारी डेफिशिएंसी है। एक तो ये कर्जा लेंगे हम, ज़र है, तो जब अगर 3050 रुपये कर्जा लेते हैं तो हमारा बैलेंस ज़ीरो आएगा। लेकिन हमारी बेसिकली ज़रूरत क्या है कि हमें मिनिमम 500 रुपया बैलेंस भी अपने पास रखना है। तो ज़ाहिर है हमें 3050 ये और 500 बैलेंस, ये मिला के हमें लोन लेना पड़ेगा। अगर हम लेते हैं 3550, तो तब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो 500 आएगा। अब देखिए, इसी के नीचे मैंने दोबारा एक बार क्लोजिंग बैलेंस का फिगर लिखा है। ये हमारा लोन बोरिंग्स आ गई, ये हमारी रीपेमेंट ऑफ लोन का कॉलम मैंने बना दिया, और ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इस क्लोजिंग बैलेंस दो बार डिस्प्ले हो रहा है, एक बार यहाँ पे जो यहाँ से निकल रहा है सरप्लस, और एक बार लोन और रीपेमेंट को एडजस्ट करने के बाद आ रहा है। अब पूरी पिक्चर यहाँ से समझ आती है। अब ये 550 बैलेंस था, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग हो गया, इस बैलेंस को हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ये। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस 350 था। फिर हमने जब 3550 कर्जा लिया, लोन लिया बोरिंग की, तो अब हमारे पास बैलेंस 500 बच गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने इसको डेफिशिएंसी को भी कवर किया और 500 रुपया बैलेंस रख के हमने लोन लिया, तो इतना हमारा लोन आ गया। तो हमारे पास कैश में जो बैलेंस है हमारा 500 पूरा हो गया। ओके, अब जो इस महीने का कैश है, हमने क्या बात की थी, एक क्वार्टर का क्लोजिंग है, अगले क्वार्टर का ओपनिंग है। अब ये अगले क्वार्टर का ओपनिंग 500 हो गया। अब इस क्वार्टर में हमें 2500 और कैश रिसीव होगी, तो हमारे पास टोटल कैश हो गया 3000। अब हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 5500 रुपया अपने पास आपने कैश रखना है। और अगर हमारे पास कभी एक्सेस कैश होगा, तो हमने ये जो शॉर्ट टर्म बायरिंग किया, हम फ़ौरन इसको रीपे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इसमें से कितना रीपे कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत तो 500 रखने की है ना, हमारे पास 3000 है, तो 3000 में से 500 रख लेते हैं, 2500 वापस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो 2500 हम लोन वापस कर देते हैं, तो हमारे पास 500 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक हो गया। अब आगे फिर चलिए, यही 500 इस क्वार्टर का क्लोजिंग, अगले क्वार्टर का ओपनिंग हो गया, और हमारे पास सरप्लस कितना था, 800। तो हमारे पास बैलेंस अब कितना बन गया, 1300 बन गया। 500 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 1300 हमें इस क्वार्टर से बच गया, तो टोटल 1300 हो गया। अब इस 1300 फिर वही बात हम कर देते हैं कि हमें तो चाहिए 500, कम से कम 500 अपने पास रखते हैं, तो 1300 और 500 का डिफरेंस 800 हम इस लोन की रीपेमेंट कर देते हैं। तो इस लोन की हम रीपेमेंट कर देंगे और 500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, हमारा साल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिलसिला, अभी लोन कुछ रहता है, ये अगले साल के पहले क्वार्टर में कुछ चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि हम अगले साल का बजट नहीं बना रहे, तो हम उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम इसी साल को देखेंगे और यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा चारों क्वार्टर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस हमने डिस्प्ले कर दिया, हमारा यहाँ पे ये बजट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसमें देखें, हमारे क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी, बी रिक्वायरमेंट थी कि ये बताएं कि साल के एंड में आपका लोन कितना है। तो हमने अभी भी बात की, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि 3550 हमने कैश रिसीव किया था। इसमें से हमने 2500 एक पे किया और 800 हमने एक पे किया, तो ये टोटल कितनी पेमेंट हुई थी, 3300 पेमेंट हुई थी। हम यहाँ टोटल का कॉलम बना रहे हैं, हर चीज़ हमें डिस्प्ले हो रही है, हमें चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि 33,550 लिया था, 3300, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 250। तो 250 रुपये का लोन आपने हमें रीपे करना है, और ये जो रीपेमेंट होगी ये यकीनन अगले साल के अंदर पहले क्वार्टर में रीपेमेंट हो जाएगी। ठीक होगा जी, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा कैश बजट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई थी। हमने इनफ्लोज को भी देखा, आउटफ्लोज को भी देखा, डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है ये भी देखा। फिर उसी तरह लोन अगर हमें लेना पड़ता है तो लोन की रिक्वायरमेंट्स कैसे हमने की, रीपे करना पड़ता है तो क्या सिलसिला होगा। मिनिमम कैश का बैलेंस इसने एडजस्ट करने के लिए कहा था, हमने बैलेंस को भी इसको एडजस्ट किया, और एंड ऑफ हर क्वार्टर के एंड में क्लोजिंग बैलेंसेस भी कैलकुलेट किए। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हाजिर होंगे कोई अच्छा टॉपिक लेके, नया टॉपिक लेके। तो उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।